सो आई गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कल मैंने आपको सिर्फ एक रफ इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझने से पहले हम एक बार वापस से लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है वो समझ लेंगे। सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑल्सो। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मतलब इक्विपार्टीशन थ्योरम एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। एक टॉपिक समझेगा तो दूसरा समझेगा, दूसरा समझेगा तो पहला समझेगा। सो इट इज बेसिकली दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो हमने कल स्टार्ट किया था पहले, मतलब हमने कल कवर कर लिया है टॉपिक लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन। इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल पार्टीशन किसका? एनर्जी का, जिसको आप इक्वी पार्टीशन थ्योरम भी बोलते हो। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थ्योरम, हमने सबसे पहले देखा था कि अगर हमारे पास एक मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, वैसे मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल नहीं होता, वो एटम ही होता है, जिनको बोलते वैसा है। तो लेट अस से हमारे पास एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम, और ये सिंगल एटम इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। सो वी ऑलरेडी नो दैट, we know that what is the translational kinetic energy of that single atom. It is given by half mv square। और क्योंकि वो 3D मोशन में था, अगर कोई भी एक पार्टिकल 3D मोशन परफॉर्म करे तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के। तो यू मस्ट रिमेंबर, ऐसे केसेस में वी बार होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, क्योंकि मोशन 3D था। और ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका आप अगर मैग्नीट्यूड लेते हो तो मैग्नीट्यूड यू विल गेट v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यू विल हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो व्हाट आई विल गेट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m vx square plus vy square plus vz square. So this is equals to half m vx square plus half m vy square plus half m vz square. That is kinetic energy, basically translational kinetic energy of an atom which is moving in 3 dimensions. लेकिन जब आप गैस की बात करोगे तो एज आई टोल्ड यू, गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो ये फिर तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम सिंगल एटम के एनर्जी की बात डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू कैन नॉट स्पेसिफिकली से कि वो एटम था, इतने सारे बिलियंस एंड बिलियंस में से वो एटम था जिसका एनर्जी ये है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यू आर टॉकिंग अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे खासकर गैसेस के केस में एवरेज वैल्यू को नोटेशन तुम थोड़ा चेंज करते हो, यू राइट देम इनसाइड लेस देन एंड ग्रेटर देन ब्रैकेट्स। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m vx स्क्वायर। बाय द वे, कई बुक्स में तुमको हाफ m बाहर दिखेगा और वो दिखना भी चाहिए। क्यों दिखना चाहिए बाहर? क्योंकि लुक, मास, मास तो मास है। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हीलियम गैस है, हीलियम गैस में बहुत सारे नंबर ऑफ हीलियम एटम्स है, तो हर एक हीलियम एटम का मास सेम ही रहने वाला है। नाउ इफ आई एक्सप्लेन यू दिस इन सिंपल मैथमेटिक्स का लैंग्वेज, व्हाट इज एवरेज ऑफ 2 and 2 and 2? 2 एवरेज ऑफ अ कांस्टेंट इज दैट वैल्यू इटसेल्फ। तो ये जो मास है ना, मास, इसको नॉर्मली कई जगह पे एवरेजेस के अंदर लिखते ही नहीं है, क्योंकि मास तो सेम ही रहने वाला है। आप कोई भी गैस का एटम उठा लो, अगर जब तक गैस सेम टाइप का है तो मास सेम रहने वाला है। तो कई जगह पे तुमको सिर्फ एवरेज दिखेगा वेलोसिटी का, विच इज ऑल्सो करेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऑल्सो राइट इट दिस वे, प्लस एवरेज ऑफ वाई कंपोनेंट मतलब हाफ m वी वाई स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ z कंपोनेंट हाफ m वी जेड स्क्वायर। ये आ गया आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ एटम, राइट। लेकिन but what we have already seen is kinetic energy of a single molecule of gas, ये होता है 3/2 kBT। तो हमको पहले से ही पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kBT ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये हमने कब डिराइव किया था? इफ यू रिमेंबर, हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकाला था 3/2 PV। हमने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड किया था 3/2 P।
हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड किया था 3/2 RT। हमने तब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी निकाला था, वो था 3/2 KBT। तो ये जो 3/2 KBT काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ हाफ KBT प्लस हाफ KBT प्लस हाफ KBT। इसका मतलब फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। मतलब यू कैन एक्चुअली राइट हाफ mVx² प्लस हाफ mVy² प्लस हाफ mVz² इक्वल्स टू हाफ KBT प्लस हाफ KBT प्लस हाफ KBT। और क्योंकि ये मोशन रैंडम है, रैंडम मोशन में हर एक डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी का वैल्यू आता है वो सेम आता है। सिंस द मोशन इज रैंडम, द सिचुएशन इज मोर और लेस सिमेट्रिकल। इसका मतलब हाफ mVx², हाफ mVy² और हाफ mVz² सबका वैल्यू क्या आएगा? सेम, और इक्वल टू क्या आएगा? हाफ KBT। तो सिंस दिस इज ओनली ट्रू फॉर रैंडम मोशन, आप कहीं पे भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। Only for random motion you will have all the three components of kinetic energy same. So half mVx², half mVy² और half mVz², इन सबका वैल्यू सेम आने वाला है, वो होगा हाफ KBT, राइट। अब यहां से आपका बनता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। आई विल नॉट राइट इट डाउन, मैंने कल ही बता दिया था, बट यू शुड नोटिस यहाँ पे हर एक टर्म जो लिखा है वो क्वाड्रेटिक है, और हर एक क्वाड्रेटिक टर्म का एनर्जी कितना है? हाफ KBT। तो इसका स्टेटमेंट बन गया द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ KBT, राइट। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ KBT। और दूसरा, ये जो एनर्जी तुम लिख रहे हो, ये किसका एनर्जी है? ट्रांसलेशनल मोशन का। और एक क्वाड्रेटिक किस में है? वेलोसिटी में, क्योंकि v का स्क्वायर है ना। तो तुम अल्टरनेट स्टेटमेंट भी लिख सकते हो इसका। कैसे लिख सकते हो? द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच टर्म इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी इज हाफ KBT। तो वो अल्टरनेट स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, वो काम का है हमारे। द एनर्जी एसोसिएटेड with each term in translational kinetic energy। अभी ट्रांसलेशनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम अब तक सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। रोटेशन आएगा तो रोटेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। इन ट्रांसलेशनल मोशन द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच टर्म इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी is half KBT। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट था बहुत सिंपल, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ KBT। दूसरा है द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच टर्म इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी इज हाफ KBT। तीसरा भी है द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ KBT। द एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom is half KBT। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये हमको आज स्टार्ट करना था, लेकिन बिकॉज जब तक तुमको ये नहीं पता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। दैट इज वेयर वी हैव फर्स्ट रिवाइज्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अब आज का पहला टॉपिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज आई टोल्ड यू, बुक टू बुक डेफिनेशन वेरी करेगा। तो पहले मैं बुक का डेफिनेशन आपको लिख के दे देता हूँ, फिर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू इमेजिन डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एन अल्टरनेट वे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को इमेजिन करने का एक अलग तरीका भी है, लेकिन पहले बुक का डेफिनेशन क्या है। जो बुकिश लैंग्वेज होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है, वो आपको फिर समझना पड़ता है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो नंबर 1 जो बुक का डेफिनेशन है, याद है कि मैंने कल बताया था, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स
or independent quantities which are required to specify the location and configuration of a system is called as degrees of freedom. So the number of coordinates, actually independent coordinates होना चाहिए, the number of coordinates or independent quantities, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने चाहिए, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज which are required to specify or to specify the location and configuration of a system is known as degrees of freedom. मैं अगली बार से इसको DOF या सिर्फ F लिखूंगा, तो I will denote it either by DOF or F, degrees of freedom, right? So number of coordinates or independent quantities या independent variables which are required to specify the location and configuration of the system is called as degrees of freedom. अब ये जो इन्होंने डेफिनेशन लिखा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ मोड़ के सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे कि बोलना क्या चाह रहे हैं ये लोग. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. चलो मान लेते हैं मेरे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है. मोनोएटॉमिक इज लाइक सिंगल एटम. गुड. नाउ इफ आई गिव इट एनर्जी, इस सिंगल एटम को एनर्जी दे दिया. अब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी कहीं तो जाएगा ना. तो ये सिंगल एटम एनर्जी लेके क्या करेगा? ये it will start performing translational motion, मतलब it will start moving in 3 dimensions, क्योंकि कोई specific direction नहीं है कि वो x में ही जाएगा. It will start moving in a straight line but in 3D, तो वो translational motion perform करेगा. अब अगर 3D motion है तो at any instant of time उसका लोकेशन बताने के लिए तुमको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3, x, y and, इसलिए तो बोला है the number of coordinates which are required to specify the location. तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3. अब ऐसा भी लिखा है आगे एंड कॉन्फ़िगरेशन. ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्टेट, मतलब ये रेस्ट पे है क्या कि ये मोशन में है. तो देखो ऐसा है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि आपने बोला कि 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसका लोकेशन बताने के लिए, और वो मोशन में है कि नहीं वो बताने के लिए क्या चाहिए? वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स चाहिए, Vx, Vy एंड Vz. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 6 हो गए ना. 3 लोकेशन के लिए बराबर और 3 वेलोसिटी के लिए. ऐसा नहीं होता है. इंडिपेंडेंट, ये वर्ड मैंने इसलिए बोला इंडिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है. पोजीशन एंड वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है ही नहीं. हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी? यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ओनली. तो तुम डेरिवेटिव लोगे, dx by dt करोगे तो उसको vx बोलोगे, dy by dt करोगे तो क्या बोलोगे? vy बोलोगे, और dz by dt करोगे तो क्या बोलोगे? उसको vz. तो कॉन्फ़िगरेशन तुमको ऑटोमेटिकली मिलने वाला है अगर तुमको लोकेशन पता है तो. मतलब तुमको ये पता लग गया कि x, y और z कैसे चेंज हो रहे हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ x, y एंड z. तो यू ऑटोमेटिकली गेट टू नो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन. तो वेलोसिटी एंड पोजीशन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट. इसलिए मैंने बोला ना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो तुमको सिर्फ x, y, z ये 3 वेरिएबल्स सफिशिएंट है टू टेल पोजीशन एज वेल एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम. बराबर. तो कंफ्यूज मत होना. कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम होता है कि जो गैस है वो रेस्ट पे है कि वो मोशन में है, रेस्ट में है कि मोशन में है, वो तुमको वेलोसिटी बताएगा. लेकिन वेलोसिटी इंडिपेंडेंट तो है नहीं, वेलोसिटी तो खुद लोकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेलोसिटी इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, राइट. तो यू नीड ओनली 3 कोऑर्डिनेट्स. तो कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, अब जो हमने डेफिनेशन लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, कैन वी मेक इट लिटिल सिंपल? ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट लिटिल सिंपल. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस सिंगल एटम को एनर्जी दिया होता तो वो उस एनर्जी का यूज कितने तरीके से कर सकता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा वापस, पहले डेफिनेशन बना लेते हैं. तो यू कैन से और द नंबर ऑफ
the number of ways in which a molecule of gas या फिर a particle of gas भी बोल सकते हो, a molecule of gas can absorb energy is known as degrees of freedom. Right? याद रहेगा यहाँ तक? पक्का? Sure, 100%. Now we will break this topic into 3 parts. हम 3 अलग अलग types of gases देखेंगे. एक है monatomic, एक है rigid diatomic और एक होगा आपका non rigid diatomic. तो we will see one by one all the 3 gases and we will find out what are the number of degrees of freedom for each type. So we will start with the basic of all, that is monatomic gas. Monoatomic मतलब बेसिकली यहाँ पे ये जो गैस है ये इनर्ट है, क्योंकि ये सिंगल एटम है, ये किसी के साथ रिएक्ट होता नहीं है, ये मॉलिक्यूल भी फॉर्म करता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोटॉमिक गैस. तो एज आई जस्ट टोल्ड यू, अगर मैंने मोनोएटॉमिक गैस को एनर्जी प्रोवाइड किया तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन 3 डायमेंशंस along a straight line. अब बोलोगे यार किसने बोला along a straight line? यहाँ पे confusion क्रिएट होता है. हो सकता है ना कि वो ऐसा गया, हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन में सिर्फ तुम देखते क्या हो? तुम देखते हो इनिशियल सेंटर ऑफ मास, मतलब इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और फाइनल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मतलब बेसिकली ऐसा है कि सेंटर ऑफ मास एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे लीनियर मोशन वर्ड नहीं यूज करते, यहाँ क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन. तो व्हेन द सेंटर ऑफ मास बेसिकली शिफ्ट्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वी जस्ट लुक एट द इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड फाइनल पोजीशन. वी डोंट केयर कि वो सीधा गया, टेढ़ा गया, कैसा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओनली थिंग इज दैट कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है. तो ऐसे टाइप के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ मोनोटॉमिक गैस, मैं बाकी सब लिखूंगा नहीं, बाकी सब आपको नोट्स में लिख के दिया हुआ है, वो सब यू हैव एवरीथिंग. सो इफ अ मोनोटॉमिक गैस इज मूविंग इन 3 डायमेंशंस along a straight line, it has 3 degrees of translational freedom and hence the degrees of freedom are 3. तो वो अभी आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन से, only from translational motion. So if you have a gas atom which is moving in 3 dimensions, it will have how many degree of freedom of translation? 3 आ जाएंगे. गुड. और अगर उसी गैस के एटम को मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ टू मूव ऑन अ प्लेन, फॉर एग्जाम्पल कैरम बोर्ड खेला है ना? नहीं खेला, देखा तो होगा, पता तो होगा. कैरम बोर्ड पे स्ट्राइकर है, उसको तुम ऐसा मारते हो, इट मूव्स इन हाउ मेनी डायमेंशंस? 2, because that motion is on a plane, है ना? कैसा वो स्ट्राइकर जंप करके बाहर आया? नहीं ना, वो नॉर्मली तो बोर्ड पे रहता है वो. तो अगर मैं इस गैस मॉलिक्यूल को, इस गैस के एटम को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि तू इस प्लेन पे ही रहेगा, तू बाहर नहीं आएगा, मतलब तू सिर्फ इस 2D में घूमेगा, तो ट्रांसलेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि नाउ इट कैन टेक अप द एनर्जी एंड मूव ओनली इन 2 डायमेंशंस. Similarly, if I restrict any gas molecule to move only along one axis, how many degrees of translational freedom it will have? 1. तो वो कंडीशनल है. हम फिलहाल 3D की बात कर रहे हैं. हमारे पास मोनोटॉमिक गैस था. मोनोटॉमिक गैस सिंगल एटम होता है, उसमें मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है. तो सिंगल एटम अगर है, उसको आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो 3D में अगर मूव हो रहा होगा तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएंगे. वो अगर 2D में मूव हो रहा होगा तो 2 आएंगे, और अगर वो सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा होगा तो 1 ही आएगा. दूसरा टाइप का गैस है रिजिड डायटोमिक. अब रिजिड डायटोमिक, रिजिड बेसिकली डायटोमिक मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स है. मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स दैट यू टॉक अबाउट आर डायटोमिक. रिजिड है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, बट दैट डायटोमिक. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू से हाइड्रोजन, यू आर टॉकिंग अबाउट H2 गैस. व्हेन यू से नाइट्रोजन, यू आर टॉकिंग अबाउट N2. व्हेन यू से ऑक्सीजन, यू आर टॉकिंग अबाउट O2. तो डायटोमिक मतलब 2 एटम्स, और रिजिड मतलब अगर उनका बॉन्ड लेंथ फिक्स हुआ, एंड यू नो मॉलिक्यूल्स बनेंगे तब जब देयर आर बॉन्ड्स.
देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आयोनिक बॉन्ड। नॉर्मली इस दो की मॉलिक्यूल्स के केस में दो की ही बात होती है। व्हेन इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, sharing of electrons, very good. And when is ionic bond formed, transfer of electron, complete transfer of electron from one atom to another. Can you give me example, one example of each? Huh? NaCl, okay. HCl, okay. These are ionic, very good. O2, N2, H2, they are covalent bonds, बराबर। और also if you remember, हमने सेमीकंडक्टर देखा था 11 में, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, ईच सिलिकॉन एटम शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन विद इट्स नियरेस्ट नेबर। तो वहां पे भी कौन से बॉन्ड बने थे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कमिंग बैक हियर, सेमीकंडक्टर वापस देखना ही है आगे, फिलहाल तो इस पे आ जाओ। अगर ये बॉन्ड लेंथ फिक्स हुआ, इफ द बॉन्ड लेंथ इज फिक्स, then such molecules are called as rigid diatomic, rigid, where bond length cannot be changed. अब अगर मैं इस टाइप के मॉलिक्यूल को एनर्जी देता हूं, तो there are two possibilities that can happen. Number one, this molecule can take up the energy and start performing translation motion. Translation motion मतलब उसका सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। तो इट कैन हैव 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशनल फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब बात करोगे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ट्रांसलेशन आएगा, वो तो 3 ही रहने वाला है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास इट विल गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। दूसरा, इट कैन टेक अप द एनर्जी एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग रोटेशन। अब रोटेशन की जब बात करते हो तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आते हैं, 3 नहीं आते, 2 आते हैं। अभी 2 क्यों आते हैं बताता हूँ वो भी। Why 2? क्योंकि लुक, व्हेन यू टॉक अबाउट रोटेशन, पहली बात तो तुमको साइंस में, खासकर तो फिजिक्स में, कभी भी यू शुड नेवर एवर फॉरगेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तुमको याद होने चाहिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला ही लॉ था, मैं पहले लीनियर मोशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला लॉ था, अ पार्टिकल इफ इट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन at rest, or if it is in a state of uniform motion it remains in a state of uniform motion unless an external unbalanced force is applied onto it. मतलब सीधी भाषा में बात करो तो जो पार्टिकल का स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अपने आप उसका स्टेट चेंज नहीं होने वाला। स्टेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऐसा क्यों, किसने उसको रोका खुद का स्टेट चेंज करने से? तो दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। और लीनियर मोशन में इनर्शिया बॉडी का खुद का मास प्रोवाइड करता है, इसलिए लीनियर मोशन में हम मास को बोलते हैं इनर्शिया। लेकिन जब रोटेशन की बात आती है तो सेम इज ट्रू विथ रोटेशनल मोशन। एन ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ रोटेटिंग विल नॉट रोटेट ऑन इट्स ओन, इट विल नॉट चेंज इट्स रोटेशनल स्टेट ऑन इट्स ओन। क्यों? क्योंकि वहां पे भी इनर्शिया है जो उसको रोक रहा है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन। सिर्फ वहां पे वो रोटेशनल मोशन है तो उस इनर्शिया का नाम चेंज करके उसको रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट मास, इट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कहीं से तो मेजर करोगे ना, कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इफ यू सी, यहाँ पे 2 टाइप के रोटेशन का इनर्शिया है, तीसरे का इनर्शिया ही नहीं है। कौन से 2 टाइप? एक तो मैंने बताया इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड मतलब अलॉन्ग जेड एक्सिस, और एक है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब एक एटम बोर्ड से बाहर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है, ऐसा। ये रोटेशन, ये है अलॉन्ग विच एक्सिस? वाई एक्सिस। और इन द प्लेन ऑफ बोर्ड था अलॉन्ग जेड एक्सिस, और एक तीसरा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। लेकिन तुम देखोगे अगर वाई एक्सिस, रिमेंबर फॉर्मूला इज mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। दोनों एटम्स के पास मास तो है ही, और इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से 0 नहीं है, मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस देयर इज इनर्शिया, उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई वाई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्लियर है तक? पक्का? अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी नहीं है, मैं लिखूंगा। मोनोएटॉमिक के लिए भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। आई विल कम बैक टू दैट ऑल्सो। तो थोड़ा सा स्पेस बना के रख देता हूँ यहाँ पे। गुड। अब सिमिलरली इफ यू थिंक
देयर इज इनर्शिया अलोंग z एक्सिस आल्सो, क्योंकि जो एटम्स है ना, दिस एटम्स दे आर एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, मास तो है ही, डिस्टेंस भी है, तो इनर्शिया जीरो नहीं है, तो देयर इज सम अपोजिशन टू रोटेशन अलोंग z एक्सिस आल्सो, तो देयर इज रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट x एक्सिस, मास है लेकिन डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि ये दोनों एटम कौन से एक्सिस पे बैठे हैं, x एक्सिस पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। तो जहां पे इनर्शिया नहीं होता है वहां पे रोटेशन में सेट करने के लिए एनर्जी कंज्यूम भी नहीं होता है, बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन टू चेंज इन स्टेट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल इज नॉट रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, बट इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी टू रोटेट, क्योंकि देयर इज नो इनर्शिया, देयर इज नो अपोजिशन टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, बराबर। तो यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया आएगा दो एक्सिस की वजह से, एक आएगा आई जेड और एक होगा आई एक्स। तो यू हैव 2 डिग्रीज ऑफ रोटेशनल फ्रीडम, तो 3 और 2 हो गए 5। अब साथ में तुम थोड़ा काइनेटिक एनर्जी लिखते भी जाओ, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही है, दैट इज रिमेंबर हाफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर। यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक ही है, पोटेंशियल है ही नहीं, दिस इज टोटल काइनेटिक, इसको हम टोटल एनर्जी बोल रहे हैं। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी था नहीं, दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो रिजिड, डायटोमिक और मोनोटॉमिक के केस में पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है, वो तीसरे केस में आएगा, तब का तब देख लेंगे। तो इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का एडिशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन तो वही आएगा, हाफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर, प्लस रोटेशन के लिए you will have 2 terms. What is rotational kinetic energy, by the way? Half I omega square. So you have half Iy omega y square plus half Iz omega z square. हाफ Ix ओमेगा x स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि Ix की वैल्यू 0 है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स थे क्वाड्रेटिक इन नेचर, so according to law of equipartition of energy, with each quadratic term you have how much of energy? Half kBt. So with 3 terms you have 3/2 kBt. इसका मतलब ये भी हो गया, जब हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का इक्वेशन डिराइव किया था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर मोल और फिर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वहाँ पे क्या लिखा था हमने? 3/2 kBt। मतलब वो स्पेसिफिक केस हम लोग बात कर रहे थे कौन से टाइप के गैस का? मोनोटॉमिक। और तब मैंने बोला था हर बार ऐसा नहीं होता है, अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि 3/2 kBt है, फिलहाल याद रखो। वो फिलहाल इसलिए था क्योंकि ये सिर्फ होता है किसके केस में? मोनोटॉमिक के केस में। नाउ इफ यू सी हियर देयर आर 5 टर्म्स व्हिच आर क्वाड्रेटिक, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आ जाएगा 5/2 kBt, करेक्ट, गुड। अब जो एक चीज what you should have observed here, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने लगने वाला है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे? 3। यहाँ पे कितने हैं 5। यहाँ पे एनर्जी कितना आया? 3/2 kBt। यहाँ पे कितना आया? 5/2 kBt। अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो f/2 kBt। तो याद रखना f/2 kBt वहाँ पे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम f हो तो। देन द थर्ड केस इज नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। अब नॉन रिजिड में होता क्या है? ये भी डायटोमिक है, मतलब इसमें भी 2 एटम्स है, इसमें भी 2 एटम्स है। उसके बाद यहां पे सिर्फ इतना है कि नॉन रिजिड मतलब बॉन्ड लेंथ इज नॉट फिक्स्ड। तो बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं होना मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, 2 एटम्स ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल कैन चेंज, इसलिए इसको हम स्प्रिंग जैसा दिखाते हैं। स्प्रिंग जैसा दिखाते हैं मतलब डिस्टेंस कैन चेंज, ओके, ये याद रखना तुम। तो डिस्टेंस कैन चेंज। तो अब क्या होगा कि जब आप इसको एनर्जी दोगे
तो इट कैन कंज्यूम, इट कैन यूज, इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इन टोटल 7 डिफरेंट वेज। 3 ट्रांसलेशन के, सो इफ यू गिव दिस एनर्जी, इट इट्स सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो 3 होंगे किसके, ट्रांसलेशनल, 2 होंगे किसके, रोटेशन, क्योंकि अभी भी यहाँ पे एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही है, तो रोटेशन के भी 2 ही है। वाइब्रेशन के आते हैं 2। अब वाइब्रेशन के 2 कैसे आते हैं वो भी समझना पड़ेगा आपको। जब तुम वाइब्रेशन की बात करते हो, वाइब्रेशन, दोनों मॉलिक्यूल्स, मतलब दोनों एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल दे आर वाइब्रेटिंग, राइट। वाइब्रेटिंग मतलब एटम्स आर मूविंग, मतलब एटम्स हैव वेलोसिटी, मतलब एटम्स हैव वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जहां भी वेलोसिटी हो वहां पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। उससे एक टर्म आएगा हाफ mv², बराबर। अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लेना यार, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी, फिर समझेगा नहीं कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया। ये कौन सा एक्सिस था, कौन सा एक्सिस था, एक्स एक्सिस। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि दे आर वाइब्रेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, राइट, तो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस, हाफ mvx², बराबर। लेकिन ये हाफ mvx तो तुमने ट्रांसलेशन के लिए यूज करके रखा है, या कि नहीं, है ना। तो एक काम करो, या तो u v को u बोल लो, मतलब u रिप्रेजेंट्स वाइब्रेशनल वेलोसिटी और v रिप्रेजेंट्स ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, या फिर एक काम करो, इसको v बोल दो और बाहर वाइब्रेशन लिख दो, वो आपके ऊपर है, अभी नोटेशन आई लीव इट ऑन टू यू। करेक्ट, यहां तक क्लियर। तो जब बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं हो, मतलब नॉन रिजिड मॉलिक्यूल हो, तो द एटम्स दे वाइब्रेट अलोंग वन ऑफ द एक्सिस। यहाँ पे वो वन ऑफ द एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस। अब दूसरा, यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी possessed ड्यू टू इंटरएक्शन, वेरी गुड, वेरी स्पेसिफिक। नॉर्मली क्या बोलते हैं, द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट और एन एटम ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एटम कहाँ है उसके ऊपर, वो भी सही है। लेकिन द एनर्जी possessed ऑन अकाउंट ऑफ इंटरएक्शन, देखो क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस कम हो रहा है, यू सी these two atoms they are coming closer to each other, मतलब यहाँ पे फोर्सेस की वैल्यू चेंज होगी। अब फोर्सेस चेंज होगा तो इंटरएक्शन हो रहा है, तो जहाँ पे भी 2 एटम्स में इंटरएक्शन हो वो एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स देयर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन भी आने वाला है। और आप चैप्टर नंबर 5 में देखोगे ही, चैप्टर नंबर 5 नाम याद है, नाम याद है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज लुक एट द सिलेबस, ऑसिलेशंस, चैप्टर नंबर 5, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशंस। आप उसमें सीखने ही वाले हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा हो अलोंग एक्स एक्सिस तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ kx²। अगर वो वाइब्रेट हो रहा हो अलोंग वाई एक्सिस तो होता है हाफ ky²। अगर वो वाइब्रेट हो रहा है अलोंग z एक्सिस तो होता है हाफ kz²। यहाँ पे एटम्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग विच एक्सिस, विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा, हाफ kx²। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी भी रोल प्ले करेगा। अब वाइब्रेशन एनर्जी में एक आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, एक और आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। तो ये आ जाएगा आपका हाफ mux² और ये आ गया आपका हाफ kx²। तो जब तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करोगे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहे हैं ट्रांसलेशन से, और आ रहे हैं रोटेशन से, और आ रहे हैं वाइब्रेशन से। ट्रांसलेशन के 3 थे, रोटेशन के 2 थे, और वाइब्रेशन के भी 2 है, क्योंकि 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स है। देयर आर 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स, तो ये आ गया 2, तो टोटल कितना हो गया, 7। और इस यही एक रीजन है कि मैं बोलता हूँ कि जो पहला स्टेटमेंट है ना, इसको मत याद रखना दूसरे को। क्यों, फिर क्या गड़बड़ होती है ना, हमने बोला द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच टर्म इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, भाई तो इधर तो तुम बाकी की भी बात कर रहे हो, रोटेशन भी बोल रहे हो, वाइब्रेशन भी बोल रहे हो, ऊपर से विच इज क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी। तो ये क्या वेलोसिटी था क्या,
That is why you have to remember this in this way. The energy associated with each degree of freedom is half kBT, right? Total कितना हो गया 7. So what is total energy of non-rigid diatomic molecule? कितना 7/2 kBT. बराबर यहाँ तक. अब पॉलीएटॉमिक भी है, लेकिन पॉलीएटॉमिक हम लोग देखेंगे आफ्टर मायर्स रिलेशन. मायर्स रिलेशन आएगा, तो फिलहाल के लिए यहाँ तक ठीक है. ओके, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो जस्ट फॉर अ वेरी क्विक रिकैप एंड टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स और नॉट. हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैस? 3, ऑल कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन. एंड फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक, नॉन रिजिड बोला मैंने, 7. 3 फ्रॉम ट्रांसलेशन. हाउ मेनी फ्रॉम रोटेशन? हाउ मेनी फ्रॉम वाइब्रेशन? 2. तो टोटल 7 हो गए. व्हाट अबाउट रिजिड डायटोमिक? 5. 3 फ्रॉम ट्रांसलेशन एंड 2 फ्रॉम रोटेशन एंड नन फ्रॉम वाइब्रेशन, क्योंकि वहां पे बॉन्ड लेंथ फिक्स होता है. अब बिफोर वी गो अहेड टू मायर्स रिलेशन, आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही बात है. अब ये जो टॉपिक है, ये आइडियली स्पीकिंग ये आपके सिलेबस में 12th में है ही नहीं, 11th में था एज फार एज योर स्टेट बोर्ड इज कंसर्न. लेकिन उसका एप्लीकेशन है अगला टॉपिक. तो पहले तो स्पेसिफिक हीट क्या है वो पता होना चाहिए. मैं सिर्फ एक बार डिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं सिर्फ 2-3 वर्ड मॉडिफाई करते जाऊंगा. तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, जस्ट टू टेक एन सिंपल एग्जाम्पल. मान लो मेरे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. हम गैस की बात करें तो सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है, क्योंकि सब्सटेंस बोलूंगा तो इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. लेकिन हम स्पेसिफिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही बोल रहे हैं, तो गैस वी हैव सर्टन अमाउंट ऑफ गैस. रिमेंबर, आई डिड नॉट स्पेसिफाई हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस, आई जस्ट सेड सर्टन अमाउंट ऑफ गैस. दो सर्टन अमाउंट ऑफ गैस इज एट सर्टन टेम्परेचर. अब मुझे उस सर्टन अमाउंट ऑफ गैस को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है. कितने से बढ़ाना है? 1 डिग्री से. और बाय द वे, केल्विन स्केल और डिग्री स्केल पे, मतलब डिग्री सेल्सियस स्केल पे, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू अलग है, बाकी स्केलिंग सेम है. मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करस्पॉन्ड्स टू 1 केल्विन चेंज. सिर्फ फर्क इतना ही होता है कि डिग्री सेल्सियस पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिसको तुम आइस पॉइंट बोलते हो, उसको 0 बोल देते हो, और बॉइलिंग पॉइंट जिसको तुम स्टीम पॉइंट बोलते हो, उसको 100 बोल देते हो. And then between freezing point and between boiling point you have 100 equal divisions. Each division is called as 1 degree Celsius. बराबर. और यही केल्विन स्केल पे तुम थोड़ा सा चेंज करते हो इसमें. तो who remembers what is the freezing point? 273, क्योंकि that is the lowest possible temperature, right? तो हम लोग जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है उसको ही 0 मान लेते हैं वहाँ पे. तो ठीक है, वो तो 11 में देखा था, अभी छोड़ दो. और याद होना चाहिए स्केलिंग सेम है. 1 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू 1 केल्विन चेंज की बात कर रहा हूँ मैं. तो अब ऐसा है कि मेरे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ गैस था, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है या फिर 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो हीट सप्लाई करना पड़ेगा. तो जितना भी हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट. तो पहले तुमको स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन पता होना चाहिए. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of certain amount of gas, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as specific heat. अब ये स्पेसिफिक हीट होता है 2 टाइप का. एक को आप बोलते हो मोलार स्पेसिफिक हीट और एक को आप बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. दोनों में डिफरेंस क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट में जो तुमने सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बोला है वो होता है 1 मोल ऑफ गैस, और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में जिसको तुमने सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बोला है वो होता है यूनिट मास ऑफ गैस. यूनिट मास मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, डिपेंडिंग ऑन विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर यूजिंग.
तो अगर आपके पास गैस का क्वांटिटी 1 मोल है तो उसी स्पेसिफिक हीट को बोलोगे मोलार स्पेसिफिक हीट। तो डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज मोलार स्पेसिफिक हीट। और अगर वो सर्टन अमाउंट हो गया आपका 1 ग्राम या 1 किलोग्राम मतलब यूनिट मास, उसको तुम बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अब नोटेशन का बहुत होता है गड़बड़। कुछ बुक्स में ना मोलार स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोटेशंस के साथ थोड़े केयरफुल रहेंगे। हम लोग यहाँ पे मोलार के लिए कैपिटल सी यूज करने वाले हैं और प्रिंसिपल के लिए कैपिटल एस यूज करने वाले हैं। आई जस्ट चेंज द नोटेशन सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन स्मॉल सी कैपिटल सी। तो वेरेवर यू सी C that is molar and wherever you see S that is principal, correct, right, good। और याद रखना ये छोटी छोटी बातें हैं which will make a big difference, क्योंकि क्वेश्चन में ना कभी कभी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है कि मोलार है बताता ही नहीं है, वो बोलते हैं स्पेसिफिक हीट और नीचे वैल्यू लिखी होती है, वैल्यू के साथ यूनिट लिखा होता है जूल पर मोल और आगे भी कुछ होता है पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो पर मोल लिखा मतलब और पर किलो लिखा मतलब, तो वो अभी तुमको समझना है कि कौन से स्पेसिफिक हीट की बात चल रही है यहाँ पे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। अब इन दोनों में भी दो दो टाइप है, इन दोनों में भी दो दो टाइप है। जब आप गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हीट सप्लाई कर रहे थे और अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम फिक्स रखा है, तो उसको बोलते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो उसको बोलते हो एट कांस्टेंट प्रेशर। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हम लोग मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डिनोट करते हैं CV से। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर मैं जब हीट सप्लाई कर रहा था मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा, और वॉल्यूम कांस्टेंट कब होता है ये भी पता होना चाहिए, जब उस सिलेंडर में, क्योंकि गैस तुम सिलेंडर या कंटेनर में ही भरने वाले हो, जब उस सिलेंडर या कंटेनर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है तो देन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एंड बट इफ यू हैव अ मूविंग पार्ट लाइक अ पिस्टन देन द वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है। तो उस केस में अगर मैंने डिसाइड किया कि प्रेशर कांस्टेंट रखूंगा तो उसको बोलोगे मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको डिनोट करेंगे CP से और डिफाइन कर लेंगे इसको। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant pressure is called as molar specific heat at constant pressure। ये सिमिलर दो डेफिनेशंस आपके प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए भी बनते हैं, सेम डेफिनेशंस है, सिर्फ यहाँ पे 1 मोल की जगह पे आपके पास 1 kg या फिर यूनिट मास मतलब 1 ग्राम ऑफ गैस है। So the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius at constant volume is called as principal specific heat at constant volume, and if the pressure is constant then principal specific heat at constant pressure। बराबर, करेक्ट। अब मायर्स रिलेशन जो अगला टॉपिक है ना, मायर्स रिलेशन जो अगला टॉपिक है वो आपको बस CP CV SV SP इसका रिलेशन बताता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV or SV and SP, that is what Myers relation gives you। तो जो अगला टॉपिक था Myers relation, वो तुमको स्पेसिफिक हीट नहीं पता तो समझेगा ही नहीं। तो अगला टॉपिक है Myers relation। ये मेयर नहीं है, ये Myers relation है। अभी पता नहीं लोग कैसा कैसा प्रोनाउंस करते हैं, कोई मेयर बोलता है, कोई Myers बोलता है, whatever it is, okay, it's not मेयर। तो ठीक है, anyways let's not go into languages। तो अभी ऐसा है, this relation gives you, मतलब Myers relation gives you the
रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। इवन बिफोर दैट, ठीक है, वो तो डिराइव कर ही लेंगे, डिराइव करना बड़ी बात नहीं होती, याद रखना बड़ा बात होता है कि हाउ टू रिमेंबर, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई। और इसका एप्लीकेशन आज ही देखोगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एप्लीकेशन ऑफ मायर्स रिलेशन। तो तब सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, नहीं नोट्स में नहीं, यहाँ ध्यान दो। आपने दो टाइप का स्पेसिफिक हीट तो डिफाइन कर दिया। दो टाइप मतलब मैं मोलार और प्रिंसिपल की नहीं बात कर रहा, मैं कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ। बट यू शुड हैव अ रफ आइडिया कि दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, यू हैव टू इमेजिन। आप जब तक सिचुएशन को इमेजिन नहीं करोगे ना, तुमको समझेगा ही नहीं। मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आई हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, मे बी इट इज 1 मोल, मे बी इट इज 1 किलोग्राम, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, राइट। इसमें मैंने वॉल्यूम फिक्स रखा है, सो दिस अपर सरफेस कैन नॉट मूव, वो फिक्स है। और दूसरे केस में मैं यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगाता हूँ। बाय द वे, इसके आगे से जब भी मैं मूवेबल पिस्टन बोलूंगा तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस। नंबर 1, दिस इज लाइट, मतलब खुद का इसका ज्यादा मास नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, मास ज्यादा हो गया तो ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स ओन वेट वो नीचे आने लगेगा, राइट। और नीचे आएगा तो प्रेशर चेंज होगा, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज होने लग जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ पिस्टन। तो पिस्टन को हम लेते हैं लाइट या फिर मासलेस। दूसरा, ये मूवेबल है। तीसरा, ये फ्रिक्शनलेस भी है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन आया तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी वेस्टेड अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब इमेजिन मेरे पास सिचुएशन ऐसा था, यहाँ पे जो गैस है वही गैस यहाँ पे है, यहाँ पे जितना गैस है उतना गैस यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर था वहाँ पे भी वही इनिशियल टेम्परेचर है। मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, इसका भी 1 डिग्री से बढ़ाना है। यहाँ भी हीट सप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ भी हीट सप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट सप्लाइड विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखने वाला हूँ, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, दोनों में से ज्यादा हीट कहाँ लगेगा? प्रेशर कांस्टेंट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तुम हीट सप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो द हीट सप्लाइड इज डूइंग ओनली वन थिंग, दैट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, मतलब इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ये भी पता होना चाहिए, एनर्जी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो भी तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, इट विल ओनली इंक्रीज टेम्परेचर, वेयर एज इन द सेकेंड केस the amount of heat supplied will do two things. It will increase the temperature as well as, देखो temperature increase होने से thermal energy बढ़ता है, thermal energy बढ़ने से ये जो molecules थे they were already moving, but now they will move faster, and since they are moving faster they will undergo more collisions, मतलब प्रेशर की वजह से ये पिस्टन को ही ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन मूविंग द पिस्टन अप, मतलब टू इंक्रीज द वॉल्यूम, उसको बोलते हो वर्क डन करना। क्या करना? वर्क डन। तो इन द सेकेंड केस द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज डूइंग टू थिंग्स, इट इज पार्शियली यूज्ड टू डू वर्क एंड पार्शियली यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगने वाला है, क्योंकि दो काम हो रहे हैं, है ना, और यहाँ पे सिंगल काम हो रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ मैंने 1000 बार बोला है, और मैं 1000 बार और बोलूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ एंड फिजिक्स ये दोनों अलग चीजें है ही नहीं, सेम चीज है। तुम दो काम कर रहे हो तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए ज्यादा खाओगे, भूख लगी, ज्यादा वर्क डन कर लिया बॉडी ने। तुम एक ही काम कर रहे हो तो फिर यू नीड लेस एनर्जी। गुड, क्लियर। अब हम लोग डिराइव करेंगे मायर्स रिलेशन। अब मायर्स रिलेशन डिराइव करते वक्त मैं पहले से ही स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है। जैसे मैंने बोला 1 मोल ऑफ गैस है, मतलब मैं कौन सा स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ? मोलार। कौन सा? मोलार। तो मैं इनिशियली मायर्स रिलेशन मोलार स्पेसिफिक हीट के लिए डिराइव करूंगा। सो कंसिडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder fitted with light frictionless and movable piston।
और ये तो भी याद ही रख लो, थर्मोडायनेमिक्स में इतनी बार लिखना पड़ता है ये। कंसिडर अ गैस, हाँ सिर्फ वहां पे 1 मोल है कि नहीं वो पता नहीं, देखेंगे। कंसिडर अ गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद लाइट फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन। ओके, अब पहले केस में हमने वॉल्यूम फिक्स रखा और हमने हीट सप्लाई कर दिया टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय dt। तो हमारे पास गैस था, सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस है। मुझे इस 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय dt बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं इसको कुछ हीट सप्लाई करूंगा, इस हीट सप्लाइड को नाम दे देता हूँ dq1। तो let dq1 be the heat supplied to the gas at constant volume to increase its temperature by dt। अब इस केस में जितना भी तुमने हीट सप्लाई किया है, इट इज डूइंग ओनली वन थिंग, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द गैस, राइट। सो therefore dq1 is equals to de, where de is increase in energy of the gas, increase in internal energy भी बोलते हैं, लेकिन अभी तक तुमने इंटरनल एनर्जी फिजिक्स में कम से कम डिफाइन नहीं किया, तो थर्मोडायनामिक्स में होगा तब बता दूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। अभी फिलहाल के लिए तो यू जस्ट से इट इज एनर्जी। ओके, तो जितना भी हीट सप्लाई हुआ, हीट इज एनर्जी, राइट। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो तुमने हीट तो दे दिया, कहाँ गया, गैस का एनर्जी बढ़ गया। बट यू शुड ऑल्सो नो, यू मस्ट नो हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है NCVDT। अब जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, थर्मोडायनामिक्स में डिराइव कर लेंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती ही है कि पहले तुमको ऐसा अज्यूम करना पड़ता है, चलो ठीक है फॉर्मूला है, कहाँ से आया कैसे आया वो आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल अज्यूम कर लो ये फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे क्योंकि मैंने 1 मोल ऑफ गैस बोल के रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, NCVDT। वैसे तुमने ये 11th स्टैंडर्ड में देखा है, इसको तुम हीट इक्वेशन बोलते थे। MSDT, अगर मैं यूनिट मास 1 किलोग्राम लेता तो मैं N की जगह पे M लिखता, क्योंकि वहां पे मास की बात हो रही है, यहाँ पे मोल्स की बात हो रही है। C की जगह पे S लिखता, क्योंकि ये मोलार स्पेसिफिकेट है, वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हो जाता, और dt तो dt रहता। तो ये तो तुमको पहले से ही पता है। ओके, तो dq इक्वल्स टू NCVDT, लेकिन तुमने कितना हीट सप्लाई किया, dq1, और नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1। तो dq1 क्या हो गया, CVDT, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो देयरफॉर यू हैव de इक्वल्स टू CVDT, इक्वेशन नंबर 3। अब याद रखना, ये बहुत बहुत काम की चीज है ये, यू विल रियलाइज वेरी सून कि व्हाई इट इज सो काम की चीज, तो इसको भूलना नहीं, de इक्वल्स टू CVDT। ओके, अब ये हमने जो हीट सप्लाई किया था 1 मोल ऑफ गैस को, वी सप्लाइड दिस हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एक काम करते हैं, सेम गैस लेते हैं, सेम इनिशियल टेम्परेचर पे लेते हैं, और अमाउंट तो सेम ही है, तो पहले से 1 मोल बोल के रखा है हमने। तो इफ द सेम गैस at same initial temperature is supplied heat dq2 at constant pressure to increase its temperature again by the same amount, मतलब dt वापस से, to increase its temperature by dt, then, तो सेम गैस था, सेम इनिशियल टेम्परेचर था, सिर्फ इस बार तुम हीट सप्लाई कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, और यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय द सेम अमाउंट, है ना। पिछले केस में कितने अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, dt, यहाँ पे भी कितने थे, dt। पिछले केस में 1 डिग्री, तो यहाँ पे भी कितना, 1 डिग्री। पिछला केस 10 डिग्री, तो यहाँ पे भी कितना, 10 डिग्री। लेकिन इस केस में एट कांस्टेंट प्रेशर
So if the same gas at same initial temperature supplied heat dq2 at constant pressure to increase the temperature by dt, then the heat supplied here will do two things. Then the heat supplied is partially used, is number one, partially used to increase the energy, of gas, मतलब DE, and partially used to do work, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब इस केस में जो तुमने फिक्स वॉल्यूम दिखाया था वैसा केस ही नहीं है, यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है। पिछले केस में भी मूवेबल पिस्टन था, हमने फिक्स करके रख दिया था, हमने बोला कि मूव नहीं होने देंगे उसको, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब वॉल्यूम कैन चेंज, मतलब पिस्टन कैन मूव अप और डाउन। तो यहाँ पे जो तुमने हीट सप्लाई किया DQ2, उसने दो काम कर दिए। कौन से दो काम कर दिए उसने? क्या क्या किया? अरे what it increases the energy and it partially does work. तो DE plus DW is equal to DQ2, right? इक्वेशन नंबर 4। बट अभी मैंने बताया DQ क्या होता है, NCDT। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो NCPDT। हीट कितना सप्लाई किया तुमने? DQ2। और नंबर ऑफ मोल्स कितना था तुम्हारे पास? कितना था? 1। ओके, तो DQ2 इक्वल टू CPDT। इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन 5 को 4 में डाल दो और इक्वेशन 3 को भी 4 में डाल दो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 and 5 you have DQ2, but what is DQ2? CPDT equals to, you have DE, but what is DE? CPDT plus DW। लेकिन do you know, पता है क्या? पता है what done is PDV। तो DW equals to PDV, therefore you have CPDT equals to CVDT plus PDV। लेकिन PV equals to RT। मुझे पता है PV equals to nRT होता है, नंबर ऑफ मोल 1 है, मैंने लिखा नहीं, n की वैल्यू 1 है। ओके, नाउ इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देखो यहाँ भी मैथ्स आ गया। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ PV, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ RT। P कांस्टेंट है क्योंकि तुम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हो, कांस्टेंट डेरिवेटिव के कहाँ जाता है? बाहर। और क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम, क्योंकि पिस्टन विल बी शिफ्टेड अपवर्ड्स। और क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। R तो कांस्टेंट है, वेरी गुड। तो dt by dt हो गया कैंसिल, ये dt को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया? PdV इक्वल्स टू RDT। अब ये PdV इक्वल्स टू RDT इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर दिया अगर, तो क्या था इक्वेशन 6? CPDT इक्वल्स टू CPDT प्लस PDV। लेकिन PDV क्या है? RDT। dt कैंसल, तो CP इक्वल्स टू CV प्लस R, मतलब CP माइनस CV इक्वल्स टू R। इसको बोलते हैं मायर्स रिलेशन। और मैंने आपको बोला कि पता होना चाहिए ना कि CP बड़ा कि CV बड़ा, कौन बड़ा? तो बड़े में तो छोटा माइनस करना है, क्योंकि नहीं तो एग्जाम में याद करते बैठते CV माइनस CP था कि CP माइनस CV था। बड़े में तो छोटा माइनस करना है, बड़ा कौन है? CP। तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R। ये आ गया मायर्स रिलेशन, आ गया, पक्का याद रहेगा। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है उसको भी पहले मैं अलग तरीके से समझाऊंगा, सो दैट यू रिमेंबर। इशू ये है ना कि आप बाकी चीज़ों को तो इमेजिन कर पाते हो, मोशन को तुम इजीली इमेजिन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, आई कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, देन आई गो फ्रॉम वन पॉइंट टू येट अनदर पॉइंट एंड आई कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, राइट? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस आई कवर्ड? आई आस्क्ड यू, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट 2 मीटर, फिर उस पॉइंट से अगला पॉइंट 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज माय टोटल डिस्टेंस?
Someone said 2.3 meter, someone said 230 centimeter. Very good, both are correct. तो what did you do? तुमने पहले दोनों यूनिट्स को सेम सिस्टम में लाया, है ना? अब यही चीज मैं यहाँ बोलता तो जल्दी नहीं समझ में आती. नॉर्मली हीट सप्लाइड इज मेजर्ड इन कैलोरीज एंड द वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स. तो प्रॉब्लम क्या हो गया, तुम जो DQ2 सप्लाई कर रहे थे वो किस में था? कैलोरीज में. और तुम जो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो किस में है? जूल्स में. तो चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा. जैसे तुमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मेरे को आंसर बताया, 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ही था, तो तुमने मुझे 230 सेंटीमीटर बताया, तो तुमने कितना इजीली कन्वर्ट कर लिया. लेकिन वही जब इसकी बात आई तो नहीं समझ में आता. तो याद रखना, द प्रॉब्लम हियर इज जनरली you have heat supplied is measured in calories and work done is measured in what? In joules. तो ऐसा तो चलने नहीं वाला है. हमको दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को सेम यूनिट्स में लाना पड़ेगा. तो जैसे तुम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए? यू डिड दिस सिंपल एक्सरसाइज. यू सेड 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज 1/10⁻² मीटर. ये भी कन्वर्जन फैक्टर है टू गो फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर टू SI टू CGS. ये भी कन्वर्जन फैक्टर है, बट इट इज टू गो फ्रॉम CGS टू SI. तो तुम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए या तो मल्टीप्लाई करते हो या तो डिवाइड करते हो, डिपेंडिंग ऑन तुमको CGS से SI में जाना है, SI से CGS में जाना है. तो सिमिलरली CP माइनस CV इक्वल्स टू R लिखा था, अब डिवाइड बाय J कर लो. ये J है कन्वर्जन फैक्टर, राइट? टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम जूल टू कैलोरी. इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. तो J इज conversion factor which is called as mechanical equivalent of heat. इसकी वैल्यू 4.2 कुछ आती है, वो हम क्वेश्चन में निकालने ही वाले हैं, विल फाइंड इट आउट. तो फिलहाल याद रखो कि कन्वर्जन फैक्टर है. सो दिस इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट विच इज जस्ट अ कन्वर्जन फैक्टर टू गेट हीट एज वेल एज वर्क बोथ इन द सेम यूनिट्स. ओके, याद रहेगा अब पक्का. लेकिन ये तो मैंने मोलार के लिए किया. अगर पूछ लिया और बोर्ड में आया था, बोर्ड एग्जाम में आया था, प्रूव मायर्स रिलेशन फॉर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, मतलब क्या? SP माइनस SV. वो कैसे लाएंगे? अब ये भी तुमने 11 में सीखा है. 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैं बार बार बोलता था कि देखो तुम ध्यान दो यहाँ पे, इसको लाइटली मत लो. पर क्या, ठीक है, तब ध्यान नहीं था तो अभी ध्यान दे दो. मोलार स्पेसिफिक हीट से अगर आपको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ आपको मोलार मास से मल्टीप्लाई करना है. तो मोलार स्पेसिफिक हीट इज मोलार मास इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. मोलार मास मतलब बेसिकली यू कैन से इट इज मोलार वेट आल्सो, राइट? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस? दैट इज मोलार मास. तो मोलार स्पेसिफिक हीट इज मोलार मास इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. मोलार स्पेसिफिक हीट मतलब C, इसको मैं m0 बोल देता हूँ, इसको मैं S बोल देता हूँ. तो C इक्वल टू m0 इंटू S, राइट? तो जनरल फॉर्मूला है. तो CP इक्वल्स टू क्या आएगा? m0 इंटू SP, और CV क्या आएगा? m0 इंटू SV. ये दोनों के दोनों मैं इक्वेशन नंबर 9 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो फ्रॉम 9 and 10, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 10 सब्स्टिट्यूट कर दो. You will have CP equals to m0 SP minus CV m0 SV equals to R by J. तो m0 कॉमन निकाल लो, SP माइनस SV इंटू m0 इक्वल टू R by J. तो SP माइनस SV इक्वल्स टू R अपॉन m0 J. ये हो गया आपका मायर्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? लॉक कर दे. बढ़े आगे. इज इट डिफिकल्ट? कुछ नहीं है ये, इट इज टू सिंपल. ऑफ कोर्स यस,
इमेजिनेशन। आपका प्रॉब्लम पता है क्या होता है? क्योंकि जो है ऑनेस्टली बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। नंबर वन, यू आर नॉट फोकस वेन यू आर रीडिंग। एक तो पढ़ते वक्त मोबाइल फोन तुम्हारे कम से कम रूम में भी नहीं होना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्यों? आई एम नॉट सेइंग दैट यू वेस्ट टाइम ऑन इंस्टाग्राम अदर थिंग्स, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। अभी मॉडर्न डे में तो तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे, ठीक? नॉट लाइक सोशल मीडिया, आई एम सेइंग रहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू विल बी नॉट अपडेटेड। इवन बीइंग अ टीचर मैं हर दिन यूज़ करता हूँ, बट आई यूज इट वाइजली फॉर फ्यू मिनट्स टू चेक ऑन गोइंग इवेंट्स क्या चल रहे हैं। नंबर टू, तुम एक टॉपिक पढ़ने के बाद कभी उस टॉपिक के बारे में बैठ के सोचे, इमेजिन किया? नहीं किया। दैट इज योर प्रॉब्लम। एक बार तुम बैठ के सोचोगे ना, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसको ब्रेन मैपिंग बोलते हैं। एक बार तुमने ब्रेन मैपिंग कर ली, फिर तुमको कभी भी पूछा तो तुमको अपने आप ही आएगा ये सब। यू हैव टू मेक अ चेन, अ लिंक, राइट? तो अपने आप ही हो जाएगा। अभी मायर्स रिलेशन क्यों सीखा हमने? क्योंकि इसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस हैव अ लुक एट एप्लीकेशंस ऑफ मायर्स रिलेशन। और एप्लीकेशंस ऑफ मायर्स रिलेशन में एक ही एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, application of Myers relation to find the ratio of specific heat, to find the ratio of specific heats। अब ये स्पेसिफिक हीट्स का रेशो मतलब Cp बाई Cv का रेशो, रेशो क्यों चाहिए? रेशो इसके लिए चाहिए क्योंकि तुम गैस को देख नहीं सकते हो, तो तुम बताओगे कैसे कि गैस कौन से टाइप का है? मोनोएटॉमिक है कि डायटोमिक है कि रिजिड डायटोमिक है, नॉन रिजिड है, पॉलीएटॉमिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देर आर सर्टन पैरामीटर्स जो आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड और टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ गैस। अब यहाँ भी गड़बड़ होती है। थ्योरी तो थ्योरी का काम करेगा, लिख के दिया है मैंने नोट्स में, लेकिन आई विल गिव यू 6 स्टेप्स। बस वो 6 स्टेप याद रख लो, ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमको मोनोएटॉमिक गैस के लिए देखना है, हमको मोनोएटॉमिक गैस के केस में क्या क्या फाइंड करना है, उसका एक 6 स्टेप्स का फॉर्मूला है। तुमको ये 6 स्टेप पता होने चाहिए, और ये 6 स्टेप आने वाले 4 टॉपिक में मैं वही अप्लाई करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेप में यू हैव टू मेंशन हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से आ रहे हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद तुमको हर एक मॉलिक्यूल का, ईच मॉलिक्यूल का कितना एनर्जी है वो बताना पड़ेगा, और वो मिल गया तो एक मोल का, 1 मोल ऑफ गैस का कितना एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ ईच मोल ऑफ गैस बताना पड़ेगा। और एक बार तुमको एनर्जी ऑफ ईच मोल मिल गया तो तुमको सीवी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? व्हाट इज डी? सीवीडीटी। तो व्हाट इज सीवी? डी बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। किसका एनर्जी? 1 मोल ऑफ गैस का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये मिल गया तो तुमको सीपी मिल जाएगा, क्योंकि सीपी सीवी प्लस आर, मायर्स रिलेशन। ये मिल गया तो तुमको गामा मिलेगा, विच इज रेशो ऑफ सीपी बाय सीवी। तो तुमको आने वाले 4 टॉपिक में बस यही 6 स्टेप्स करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। यू हैव टू परफॉर्म दिस सेम 6 स्टेप्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 स्टेप्स 4 टाइम्स। 1 2 3 और एक ओरिजिनल था 4। तो एक एक करके 1 by 1 we'll start with monoatomic gas। monoatomic gas, so monoatomic gas में monoatomic डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे? 3 थे। तीनों कहाँ से आए थे? ट्रांसलेशन से आए थे, बराबर बराबर। तो ये 3 है। अब आपको अगर हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी चाहिए तो आपको याद होना चाहिए इट इज F/2 kBT, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3 है। तो एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है? 3/2 kBT। फिर तुमको एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस निकालना चाहिए। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तुमको एक मॉलिक्यूल का एनर्जी पता है? यस। तुमको 1 मोल का चाहिए तो तुम क्या करोगे? Na से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है।
you have energy of each molecule. You want to find out energy of 1 mole. 1 mole has Avogadro number of molecules, तो Na into 3/2 kBT. Na into kb क्या होता है? R होता है. क्या होता है? R होता है. तो 3/2 RT था क्या? हमने पहले से डिराइव करके रखा है ये 3/2 RT पर मोल. ओके, और तभी बोला था मैंने कि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैस के लिए बात कर रहे हैं. फिर तुमको अगर CV निकालना है तो तुम डेरिवेटिव लोगे किसका? एनर्जी ऑफ 1 मोल का. तो 3/2 RT. 3/2 R कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt/dt कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 3/2 R. वो मिल गया. तो अभी तुमको CP मिल जाएगा. CP is CV plus R. CV is 3R/2 plus R, that is 5R/2. फिर तुमको रेशो मिल जाएगा 5R/2 अपॉन 3R/2 विच इज 5/3. गुड. ये तुम्हारे पास 6 आइडेंटिफायर्स है. 6. जब तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिखा मतलब तुमको समझ में आना चाहिए था मोनोटॉमिक गैस है. चलो तब नहीं समझा. जब तुमने 3/2 कैविटी लिखा एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल तब समझ में आ जाना चाहिए था कि मोनोटॉमिक है. चलो तभी भी नहीं समझा तो हर एक मॉलिक्यूल का, सॉरी ईच मोल ऑफ गैस का, जब तुमने 1 मोल ऑफ गैस एनर्जी निकाला तो 3/2 RT आया, तब समझ में आ जाना चाहिए था कि ये मोनोटॉमिक है. कोई बात नहीं, तभी भी नहीं समझा तो CV की वैल्यू कितनी आ गई? 3R/2. CP कितना है? 5R/2. और गामा कितना है? 5/3. ये सारे 6 के 6 तुमको चीख चीख के एक ही बात बता रहे हैं, अरे मोनो एटॉमिक है ये. कौन है ये? मोनो एटॉमिक. अब इसको जनरलाइज कैसे करोगे? F/2 kBT, F/2 RT, F/2 R, F+2, क्योंकि +2 हो गया ना. हाँ, तो F+2 नहीं करना है तो मत करो. इसको याद रखोगे अपने आप CP मिल जाएगा. वैसे F+2 ही होता है वो, F+2/2 इंटू R, और ये होता है आपका, नीचे F था ऊपर F+2 है, तो F+2/F. F+2/F तो क्या हो गया? F+2/F, F/F प्लस 2/F, है ना. ये आपका नीट का क्वेश्चन बन गया. गामा रेशो फॉर अ गैस विद F डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 + 2/F. देखोगे नीट में आया था 1 + 2/F. हो गया नीट का क्वेश्चन. अब आ जाते हैं हम लोग अगले टाइप के गैस पे. कौन सा? रिजिड डायटोमिक गैस. ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं. मैं रिजिड डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 5. There are degrees of freedom coming from translation and there are degrees of freedom coming from rotation. So you have 3 + 2 which is equals to 5. If you have 5 degree of freedom, energy of each molecule is 5/2 kBT, and if you have energy of each molecule as 5/2 kBT, 1 mole of rigid diatomic gas will have Na into 5/2 kBT, मतलब 5/2 RT. अगर आपको एनर्जी मिल गया तो CV मिल जाएगा. CV इज डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी 5/2 R, बाहर dt/dt हो गया 1, तो ये हो गया 5R/2, और वो 5R/2 है तो ये आ जाएगा आपका 5R/2 प्लस R, मतलब 5R/2 प्लस R मतलब 7R/2, तो 7R/2, और ये हो जाएगा आपका 7R/2 डिवाइड बाय 5R/2 विच इज 7/5. Good. Then you have of course non-rigid diatomic. You have C, non-rigid diatomic gas. Good. फिर यहाँ पे भी you have to know, of course you know how many total degrees of freedom? 7. Coming from where and where? Coming from translation, coming from rotation and coming from vibration. ट्रांसलेशन के 3, रोटेशन के 2, वाइब्रेशन के 2, टोटल 7. तो ये हो जाएगा 7/2 kBT. तो एनर्जी ऑफ
1 mole of gas will be 7/2 RT। डायरेक्ट लिख दूं ना अभी, पक्का? ओके, तो 7/2 RT। फिर तुम जब 7/2 RT का डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यू विल हैव 7R/2, और फिर ये आ जाएगा आपका 9R/2। CP क्या आ जाएगा? 9R/2, और ये हो जाएगा आपका 9R/2 डिवाइड बाय 7R/2 विच इज 9/7। हो गया? तो ये हो गया आपका नॉन रिजिड डायटोमिक। अब अगला जो केस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, नॉट रियली कॉम्प्लिकेटेड, इट इज जस्ट द वे यू इमेजिन इट, दैट इज पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस हम लोग तब बोलते हैं व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैज 3 or more than 3 atoms, just like ammonia NH3, just like methane CH4. So if a molecule contains 3 or more than 3 atoms, it is called as polyatomic. अब जब तुम स्पेसिफिकली मोर देन 3 की बात करते हो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हमको मोर देन 3 की बात करनी है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही रहने वाले हैं, लेकिन रोटेशनल अभी 2 नहीं है, 3 है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? यू नो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ NH3? tetrahedral, okay, so you have something like that. So you have a hydrogen over here, one over here, one over here, and you have a nitrogen over here. So simplified version है ये। I am just, मुझे I don't have to do anything with the geometry, मुझे सिर्फ बताना है कि रोटेशन के कौन से 3, बस उसके लिए मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसा कुछ है। अब देखो प्रॉब्लम क्या था डायटोमिक के केस में, चाहे वो रिजिड डायटोमिक हो या नॉन रिजिड डायटोमिक हो, तुम्हारे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही थे। क्यों 2 थे? क्योंकि तीसरा जो एक्सिस था, एक्स एक्सिस, उसका इनर्शिया क्या था? 0। अब इमेजिन ये एक्स एक्सिस है, इमेजिन ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस। ऐसा इमेजिन कर लो। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं आई एम नॉट गोइंग रियली इनटू एग्जैक्ट ज्योमेट्री, मुझे याद भी नहीं है। आई हैव स्टडीड इट लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज इन 11th, तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा याद है, जितना याद है उतने से काम हो जाएगा अपना एक्स वाई जेड। अब जब तुम इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस रोटेट करते हो, तो नन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ऑन द एक्स एक्सिस, ओनली नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूल का इनर्शिया 0 नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के अबाउट तुमको रोटेशन प्रोड्यूस करना है तो एनर्जी लगेगा, क्योंकि इनर्शिया 0 नहीं है, राइट? और अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हो तो सेम केस है, देयर आर एटलीस्ट 2 atoms which are not on the y axis, मतलब inertia 0 नहीं है। Again if you talk about z axis, then there are at least 2 which are not on the z axis, मतलब there is some inertia, तो तीनों ही रोटेशनल इनर्शिया 0 नहीं है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है ना, ट्रांसलेशन से तो आता ही है 3, लेकिन इस केस में रोटेशन से भी आता है 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ट्रांसलेशन ये तो 3 था ही, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन ये भी 3 है। गुड। और बाय द वे ये याद होगा तो देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे भी टाइम नहीं है उतना अपने पास, थोड़ा सा ही टाइम नहीं है। आप बहुत बार ना अलग अलग मेडिसिन खाते हो या कुछ भी खाते हो, उसमें लिखा होता है, दवाई पीते हो उसमें लिखा होता है कि इसमें ये कंपाउंड है, इसमें ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये है, वो है, वो है। कैसे समझा? हाउ डू वेरीफाई? बनाने वाले तो बना दिया, आपको बोल के पिला दिया, तुमको क्या पता? यू नो व्हाट हैपेंस इज, कैसा होता है, हम लोग लेते हैं पूरा स्पेक्ट्रम, ऑल द वेवलेंथ, उसको उस कंपाउंड से पास करते हैं और उसके पीछे चेक करते हैं कि कौन से वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गए और कौन से पास हो गए। जो एब्जॉर्ब हो गए वो तो पास नहीं हुए, मतलब वहाँ पे कुछ लाइंस मिसिंग दिखेंगे, कुछ वेवलेंथ मिसिंग दिखेंगे। उससे समझ में आता है कि इसके अंदर क्या था, क्योंकि यू शुड नो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है, माइक्रोवेव में खाना ही गर्म करते हो ना, खाना ही गर्म करते हो ना, कि कुछ और गर्म करने देखा है कभी? वाई फूड हैज़ वाटर मॉलिक्यूल्स? वाटर मॉलिक्यूल
H2O और absorbs microwaves and then it starts rotating. और वो रोटेशन जब होता है तो आजू बाजू के मॉलिक्यूल से कोलिजन्स होते हैं और कोलिजन्स की वजह से हीट होता है बिकॉज इट्स फ्रिक्शन. तो मॉलिक्यूल कोई भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करता है वो, और वही वेवलेंथ मिसिंग दिखता है स्पेक्ट्रम में, राइट. तो इसलिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तुमको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं रोटेशन बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इट टेल्स यू. हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बैठ के, तुम अगर देखोगे ना, मैं इसलिए बोलता हूँ तुम जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोबाइल फ़ोन आजकल एंड्रॉयड में भी ऐसा लेफ्ट राइट में स्वाइप किया तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल दिखते हैं तुमको होम स्क्रीन पे. और आजकल हर जगह पे बस नासा को ये प्लैनेट मिला, नासा को वो प्लैनेट मिला, ये हुआ वो हुआ चलता रहता है. तो नासा को ऐसा प्लैनेट मिला, वैसे सब कुछ नासा नहीं करता बट जस्ट टू टेल यू, वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है. नासा वाले गए क्या देखने के लिए? पानी है, चलो एक डब्बा भर के आते हैं. सो दे डू इट विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी ओनली. क्योंकि जब प्लैनेट एक स्टार के सामने से पास होगा, स्टार इज अ ब्लैक बॉडी, वो सीखोगे अभी अगले लेक्चर में. वो स्टार हर एक वेवलेंथ इमिट करता है. उसके आगे प्लैनेट आ गया, प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से जब स्टार की लाइट पास हुई तो एटमॉस्फेयर ने कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया, और जो एब्जॉर्ब नहीं किया वो तुम तक आया. तो तुम देखते हो अरे मेरे पास ये वेवलेंथ है, वो गायब है, वो गायब है. तो वो गायब क्यों हुआ? क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है जो वो ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया. मतलब वहाँ पे वाटर हुआ होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, वहाँ पे अमोनिया होगा, ऐसा सब प्रिडिक्शंस होते हैं वहाँ से. कमिंग टू द पॉइंट, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ थोड़ा सा तुमको केयरफुल रहना पड़ेगा. अब सी द थिंग इज, मैं अमोनिया का ही केस ले लेता हूं. वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एक है, एक, क्योंकि ये 3 बॉन्ड है, हो सकता है 3 बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड हो जो नॉन रिजिड हो सकता है, होगा नहीं होगा बात की बात है, राइट. तो यहाँ पे ये जो वाइब्रेशंस होगा सिर्फ इधर होगा, और हर एक वाइब्रेशनल मोड के साथ कितने क्वाड्रेटिक टर्म्स थे? 2. एक आ रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन से और एक आ रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन से, बराबर. तो विथ ईच, ये रिमेंबर, विथ ईच वाइब्रेशनल मोड हाउ मेनी क्वाड्रेटिक टर्म्स डू यू हैव? 2. one coming from kinetic energy of vibration, the other coming from potential energy. अगर मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि यहाँ पे 2 वाइब्रेशनल मोड्स है, तो हाउ मेनी काइनेटिक एनर्जी टर्म्स? 2. हाउ मेनी पोटेंशियल एनर्जी? 2. टोटल 4 हो गए. अगर तीसरा भी हुआ तो अगर F वाइब्रेशनल मोड है, हर एक वाइब्रेशनल मोड के साथ, हर एक वाइब्रेशनल मोड के साथ कितने क्वाड्रेटिक टर्म्स है? 2. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. जब तुम एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हो ना, अगर एक वाइब्रेशनल मोड है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है, और कौन है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन. अगर 2 है तो कितने लिखूंगा? 2. 3 है तो कितने लिखूंगा? 4 है तो 4. F है तो F. और तुमको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी होता है क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी, हाफ mv², और विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म हाउ मच एनर्जी? हाफ kBt. और विथ ईच पोटेंशियल एनर्जी टर्म हाफ kx². यहाँ पे कितना हो गया? हाफ kBt. हाफ kBt प्लस हाफ kBt इंटू F, तो कितना हो गया? कितना हो गया? F kBt. कितना हो गया? अरे हाफ और हाफ 1 होता है ना, तो 1 kBt इंटू F कितना हो गया? F kBt. अगर F डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम है, कितने? तो एनर्जी कितना है? F kBt. F/2 नहीं बोलना अब यहाँ पे, क्योंकि अब तक सिस्टम में फिट हो गया. 1/2 kBt, 1/2 kBt, कितना? F kBt. क्योंकि विथ ईच वाइब्रेशनल मोड यू हैव 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स. यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का हो गया? 100% श्योर. तो अब यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन बहुत रहता है ना, तो अभी नहीं करना है हमको कंफ्यूजन. व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल? व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल? 3/2 kBt कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन, 3/2 kBt कमिंग फ्रॉम रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है?
3, और विथ ईच डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम केबीटी, तो टोटल कितना हो गया एफ केबीटी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे एफ केबीटी, 3/2 और 3/2 हो गया 3, तो 3 केबीटी प्लस एफ केबीटी मतलब कितना 3 प्लस एफ केबीटी। ये हो गया एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। इधर f/2 बिल्कुल लिखना नहीं, बराबर f आएगा, f a molecule has f vibrational degree of freedom, तो 3 plus f kBt is the energy of each molecule, और एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल आ जाएगा आपका। अब ईच मोल 1 मोल का निकालना है, 1 मोल का निकालना है, तो क्या करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो, Na से, 3 प्लस एफ केबीटी, 3 प्लस एफ, Na केबी क्या होता है R, तो क्या हो गया 3 प्लस एफ आर टी, और सी वी क्या हो जाएगा फिर 3 प्लस एफ इंटू आर, क्योंकि डेरिवेटिव जब लोगे तो 3 प्लस एफ आर कॉन्स्टेंट डी टी बाई डी टी हो गया 1। हाउ अबाउट दिस 3 प्लस एफ आर, ये सी वी है, उसमें आर और ऐड कर दिया, आर कॉमन निकाल लो, 3 प्लस एफ प्लस 1, आर कॉमन निकला तो प्लस 1 आ गया, तो कितना हो गया 4 प्लस एफ इंटू आर, तो ये आ गया सीपी। तो व्हाट विल बी गामा रेशियो इन दिस केस, सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी मतलब 4 प्लस एफ आर अपॉन 3 प्लस एफ आर, तो ये हो गया 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ, राइट। तो अभी तुम्हारे पास इतने सारे पैरामीटर है, तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ 1 मोल, सीवी, सीपी और गामा रेशो, इन सब से बता सकते हो कि गैस कौन से टाइप का है। तो आई जस्ट डू अ समरी ऑफ दिस, ऑल दिस टाइप ऑफ गैस, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने हैं, टोटल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उसमें ईच मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, उसमें 1 मोल का कितना है, उसके बाद सीवी क्या है, उसके बाद सीपी क्या है और गामा क्या है। तो आई स्टार्ट विथ मोनोटॉमिक गैस, वैसे मैंने दिया है टेबल ये, उसके बाद रिजिड डायटोमिक गैस, उसके बाद नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, और लास्टली पॉलीएटॉमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम थे यहाँ पे 3, यहाँ थे 5, यहाँ थे 7, यहाँ पे 6 प्लस एफ, 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन और एफ वाइब्रेशन। ईच का था 3/2 केबीटी, इसका था 5/2 केबीटी, इसका था 7/2 केबीटी, इसका आया 3 प्लस एफ केबीटी, 3 प्लस एफ ही था। देन हर एक मोल का आ गया 3/2 आर टी, 5/2 आर टी, 7/2 आर टी, और ये 3 प्लस एफ आर टी। ये सीवी था 3r/2, 5r/2, 7r/2, और यहाँ पे आ जाएगा ये 3 प्लस एफ r/2, मत लिखना इधर, है ना, टू कंट्रोल, मैं लिखने वाला था अभी वहाँ पे बाई 2, तो बाई नहीं आएगा, बाई 2 नहीं होगा वहाँ पे, 3 प्लस एफ इंटू आर, सिर्फ टी 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 भूल जाना। आपके पास जो 1 मोल का एनर्जी आया ना, उसमें से टी गायब कर दो तो आपका सीवी बन गया। सीपी इज 5r/2, 7r/2, 9r/2, और ये 4 प्लस एफ इंटू आर, ये हो गया आपका 5/3, ये हो गया 7/5, 9/7, 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस। गुड, तो ये हो गया आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रेडिएशन।